Hello students, I am Professor Surbhi Jain, Civil Engineering Department, SISTEC Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study subject Construction Material and Technology. Subject code of this subject is CE 302. This is our lecture number 3. In last 2 lectures, we had studied stone according to RGPV syllabus. This you can see in index. Here we had completed topic covered in stone. All topics are covered in stone. These red colored marked topics are covered in stone. Now we will start brick. First of all, question arises, what is brick? Brick क्या है? Brick आर्टिफिशियल स्टोन है जो कि क्ले से बनता है. ब्रिक क्या है? एक आर्टिफिशियल स्टोन है जो कि हम किससे बनाते हैं? क्ले से बनाते हैं. आर्टिफिशियल स्टोन क्यों बोला हमने? क्योंकि हमने अभी इसके पहले टॉपिक पढ़ा था स्टोन जो है वो नेचुरल है, वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे हमको मिला है. लेकिन ब्रिक ऐसा नहीं है. ब्रिक कैसे बनती है? जो अर्थ सरफेस के ऊपर क्ले होती है उस क्ले की मदद से हम ब्रिक बनाते हैं. तो ब्रिक जो होता है वो आर्टिफिशियल स्टोन कहलाता है. ठीक है, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? बहुत सारे जगह पे हम ब्रिक का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में. जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या तो रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या तो रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टनल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए अपन ब्रिक का यूज़ करते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि उस एरिया में जो ब्रिक है वो हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ईजिली अवेलेबल है या नहीं है. ठीक है, तो इस कंडीशन पे वो डिपेंड करता है. तो हम इसके यूजेस लास्ट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ब्रिक का. अभी हम आपको ये बता दें कि यूज़ जो ब्रिक होता है मेनली हम उसको कहाँ करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं या फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस में यूज़ करते हैं. अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसको कहाँ यूज़ करा जाता है? वॉल कंस्ट्रक्शन में. अब ये वॉल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा, आप जो भी कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का उसमें बीम कॉलम का स्ट्रक्चर आपका कंस्ट्रक्ट होता है. तो बीच में आपने देखा होगा ब्रिक वॉल. ब्रिक से अपन दीवार बनाई जाती है. ब्रिक वॉल जिसको बोलते हैं वो किस तरह एक्ट करती है? एज अ कर्टन वॉल एक्ट करती है. क्योंकि अभी के समय में हम लोड बियरिंग वॉल तो बना नहीं रहे हैं, तो जो है स्लैब का लोड, तो ऐसा तो है नहीं कि स्लैब का लोड, बीम का लोड ये आपका इस पे आ रहा हो, वॉल पे आ रहा हो, है ना. तो ऐसा तो अभी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स हम नहीं बना रहे हैं. तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो अपन ब्रिक का कहाँ मेनली यूज़ करते हैं? वॉल कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई. अब ये जो ब्रिक होता है वो चीपली होता है, सस्ता होता है. ब्रिक स्टोन्स के कंपैरिजन में ब्रिक सस्ता होता है, ईज़िली अवेलेबल होता है और लाइट वेटेड होता है. क्योंकि जो स्टोन होता है वो लाइट वेटेड नहीं होते हैं, वो हैवी वेटेड होते हैं. तो जो ब्रिक है वो क्या है? लाइट वेटेड भी होता है, चीप भी होता है, ईज़िली अवेलेबल भी होता है. ठीक है, अपन इनको जो भी शेप का आपको ब्रिक बनाना है उस शेप में आप उसको शेप एंड साइज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. दे कैन बी मोल्ड इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़. The properly manufactured brick are nearly as strong as stone. जो भी आपकी, अगर आपने ब्रिक को बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर किया है, प्रॉपरली मैन्युफैक्चर किया है, स्टेप बाय स्टेप जो भी फॉलो करते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, वो अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया है तो आपको जो ब्रिक है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग मिलेगी जितना स्टोन स्ट्रॉन्ग होता है. और उसके बाद हमने बहुत सारे टाइप्स की ब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं. बहुत सारे टाइप्स की ब्रिक होती है मैन्युफैक्चर डिफरेंट मटेरियल से. जैसे कि मड की ब्रिक्स बनती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनती हैं, सिलिका ब्रिक्स बनती है, सीमेंट सैंड ब्रिक्स बनती है, फायर ब्रिक्स बनती है. तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं ब्रिक के. तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी है अपन उसको एक बार पढ़ लेते हैं. ए ब्रिक इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज़ जनरली अवेलेबल इन रेक्टेंगुलर शेप मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्ले.
तो सीधी सी बात है, ब्रिक क्या है, इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है। ये हमको ईजिली अवेलेबल होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये काय से बनता है, काय से मैन्युफैक्चर होता है, क्ले से मैन्युफैक्चर होता है। दे आर वेरी पॉपुलर फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न डेज बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो होते हैं वेरी पॉपुलर हैं ओल्डन डेज से, पुराने ज़माने से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी तक, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, मतलब बहुत आप उसको बहुत समय तक इसको यूज़ कर सकते हो, ड्यूरेबल नेचर की होती है, एंड ड्यू टू कॉस्ट भी इसका क्या होता है, लो होता है। इस वजह से ये पुराने ज़माने से अभी तक अपन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्रिक आर ए रेगुलर साइज रेक्टेंगुलर यूनिट्स, ये भी सीधी सी बात है, जो ब्रिक होता है वो रेक्टेंगुलर साइज़ का, शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक आर मेड ऑफ क्ले, ये भी बात है कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो ब्रिक होती है वो क्ले से मिलके बनती है। दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क। ब्रिक आर मोस्ट जनरली यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्टोन व्हेन द स्टोन इज़ नॉट अवेलेबल। तो उसने यही बताया है कि ब्रिक आपको ईजिली अवेलेबल होती हैं, और अगर जहाँ पे आपको स्टोन नहीं मिल रहा है वहाँ पे अपन ब्रिक का ही यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स से मिलके ब्रिक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये टेबल में मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, उनकी रेंज लिख दी है और उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी है। तो अब अपन बात करें कि पहला इंग्रेडिएंट क्या है, एल्यूमिना है। अब एल्यूमिना क्या होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला, रेंज, इसका काम क्या होता है, तो अपन इसका भी काम देख लेते हैं, क्या क्या होता है, रेंजेस वगैरह देख लेते हैं। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको 5 इंग्रेडिएंट से मिलकर ब्रिक बनता है, एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। अब एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, और इसकी जो रेंज सीमेंट में रेंज जो ब्रिक में पाई जाती है वो कितनी होती है, 20% to 30% होती है। और ये क्या इम्पार्ट करता है ब्रिक में, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। ये मैं आपको पॉइंट लास्ट में भी समझाती हूँ जब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। तो पहले अपन ये समझ लें कि एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला Al2O3 होता है कि 20 से 30% ब्रिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलिका। एल्यूमिना को अपन क्ले भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिका 50 to 60% ब्रिक में पाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है SiO2 और ये इम्पार्ट करता है यूनिफॉर्म शेप टू द ब्रिक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसमें सिलिका क्यों मिलाया। सिलिका होता है सैंड मिलाने की क्या ज़रूरत है ब्रिक बनाते समय, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दो भाई क्ले की ब्रिक, एल्यूमिना अकेले की ब्रिक बना दो। अगर आपने अकेले एल्यूमिना की ब्रिक बना दी तो आपकी ब्रिक क्या होगी, जब सूखेगी ना, ड्राई हो जाएगी ना ब्रिक, ड्राई होने के बाद उसमें पड़ जाएंगे क्रैक पड़ जाएंगे, तो हम उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम ब्रिक को यूज़ नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन में, तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम एल्यूमिना तो मिलाते ही हैं 20 से 30%, साथ में 50 से 60% उसमें सैंड भी मिलाते हैं ब्रिक बनाते समय। तो सैंड मिलाने से उसमें क्या होता है, आपको प्रॉपर शेप मिल जाता है ब्रिक का, क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है, श्रिंकेज नहीं होता है ब्रिक में। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्रिक की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं सिलिका मिलाने से। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, तो मैडम अपन सिलिका ही मिला के सिर्फ ब्रिक बना लें, एल्यूमिना मिलाने की क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलिका या सैंड से ब्रिक बना लो। आप एक कंटेनर में सैंड लो और उसमें मिलाओ पानी मिलाने के बाद आपने उसका एक पेस्ट तैयार करा सैंड एंड वाटर का, और जो मोल्ड होता है ब्रिक का सांचा जो होता है, उसमें ले जाके सैंड और पानी के मिक्सचर को, मतलब जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसको उसमें डाल दो। दूसरे दिन उठो और दूसरे दिन आप जाके देखो तो
आपको क्या नज़र आएगा? जैसे ही आप उस मोल्ड को वापस से खाली करेंगे, उसमें से ब्रिक को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो ब्रिक तो फॉर्मेशन हुई ही नहीं है। क्यों? जैसे ही आप उसको मोल्ड को रिमूव करेंगे तो ब्रिक क्या हो जाएगी? ब्रिक ने जो पहले शेप लिया था वो शेप हट गया और फिर से रेत क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। मीन्स अकेली सैंड एंड वाटर से हम ब्रिक नहीं बना सकते। हमको एक बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत होती है कि सैंड के बीच में जो पोर्स हैं या जो दो पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो एक दूसरे से अटैच हो जाएं, चिपक जाएं। तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्ले की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अकेली क्ले या फिर अकेले सिलिका से हम ब्रिक नहीं बना सकते। दोनों को मिला के ही ब्रिक बनाई जाती है और उसका प्रोपोर्शन मैंने आपको बता दिया, 20 से 30% एल्यूमिना का मतलब क्ले का होता है और सिलिका का 50 से 60% होता है। सिलिका को अपन सैंड भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज लाइम। लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO। नाउ थर्ड है लाइम। लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रेंज ब्रिक में कितना होना चाहिए? 5 से 6%। 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ब्रिक में ये क्या करता है? श्रिंकेज से बचाता है ब्रिक को। ठीक है। अब लाइम का मिलाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैंने आपको बता दिया वैसे ही, लाइम को मिलाने से श्रिंकेज नहीं होती है ब्रिक में। लेकिन इसमें आपको जब आप लाइम मिलाते हो तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को मिलाने से क्या होता है? ब्रिक में रेड कलर इम्पार्ट होता है। जो चेरी रेड कलर ब्रिक का होता है ना, वो रेड कलर किसके कारण मिलता है हमको? आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसकी परसेंटेज कितनी रखनी होती है हमको? 5%। और आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। अब है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला होता है MgO। हमको मैग्नीशिया 1% से ज़्यादा नहीं मिलाना है ब्रिक बनाते वक्त। और अगर मैग्नीशिया ज़्यादा हो जाती है 1% से तो ब्रिक में डिके होने लगता है, ब्रिक सड़ने लगती है। और मैग्नीशिया मिलाने से होता क्या है? ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी स्ट्रेंथ पे या श्रिंकेज पे, कुछ पे भी नहीं। बस मैग्नीशिया मिलाने से जब आप ब्रिक को 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे और उसको सन रेज की प्रेजेंस में आप देखोगे उसको, तो आपको क्या दिखाई देगा? येलोइश टिंट दिखाई देगा। आपको जो ब्रिक है वो येलोइश कलर की दिखाई देगी, उसका येलोइश कलर का टिंट नज़र आएगा। ठीक है, सनलाइट में। तो ये अपन ने पढ़ लिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्रिक बनाते वक्त। अब क्वेश्चन बच्चों का ये अराइज होता है कि मैडम जब हम ब्रिक बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रिक को, तो क्या आपको ब्रिक बनाने वक्त जब आप क्ले का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलानी पड़ती हैं क्या? सैंड, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये मिलानी पड़ती हैं क्या? हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इसको लार्ज स्केल में और वो भी इंडस्ट्रीज़ में, जब आप इंडस्ट्रीज़ में ब्रिक बनाओगे तो आप क्या करोगे? वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट करोगे और आपको वहाँ से जो ब्रिक मिलेगी वो इन्फीरियर क्वालिटी की ब्रिक मिलेगी आपको। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ पे अपन टेस्ट करते हैं कि उसमें एल्यूमिना जो है वो 20 से 30% है क्या उस ब्रिक और क्ले में। जो ब्रिक के लिए जो हमने क्ले प्रिपेयर किया है उसमें एल्यूमिना का अमाउंट कितना है, उसकी रेंज 20 से 30% है क्या? सिलिका 50 से 60% है क्या? लाइम 5 से 6% है क्या? आयरन ऑक्साइड 5% है क्या? और मैग्नीशिया 1% से ज़्यादा तो नहीं है।
समझ में आई बात। तो हम वहाँ पे ये चीज़ टेस्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रिक को। लेकिन जब हम स्मॉल स्केल पे ब्रिक को बना रहे हैं, जैसे कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा ब्रिक बनाते हैं वो लोग, तो कुछ नहीं करते, इधर उधर से मिट्टी उठा के ले आते हैं और ब्रिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो उनको तो नॉलेज भी होता है कि आपको ब्रिक बनाने के लिए किस टाइप की क्ले का ज़रूरत है, किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत है ना। उनको मिट्टी को छू के ही पता चल जाता है कि इस टाइप की मिट्टी से ब्रिक बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो उनको अंदाज सिर्फ 2-3 चीज़ों का होता है। पहले चीज़ का अंदाज होता है भाई कि पहले उनको थोड़ा सा पता होता है कि भैया क्ले और फिर सैंड, तो जब इन दोनों का उनको अंदाज हो जाता है हाथ से, और उसके हिसाब से अगर उनको कुछ क्ले की मात्रा कम लगती है तो वो उसमें क्ले मिला देते हैं एक्स्ट्रा, अगर उनको सैंड की मात्रा कम लगती है तो वो उनको उसमें सैंड मिला देते हैं। अब ये किस समय मिलाते हैं वो मैं आपको जब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कहाँ पर ऊपर से जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, जो एक्स्ट्रा आपको डालना है, प्रोवाइड करना है, वो किस स्टेज में आपको प्रोवाइड करना है या डालना है वो। ठीक है, तो ये मैं आपको बस इतनी सी बात बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो क्ले आप यूज़ करने जा रहे हैं उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाएं। अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप इंडस्ट्रीज़ में तो आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टेस्ट करके। अगर आप कोई स्मॉल स्केल पे आप कंस्ट्रक्शन मतलब ब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बहुत स्मॉल स्केल पे है, तो आपको जो मिट्टी वहाँ पर मिलती है उसमें लगभग ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वहाँ कमी होती है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही ब्रिक बनती है। क्योंकि ये बहुत पहले ओल्डन डेज़ में बहुत मैटर करता था ब्रिक की स्ट्रेंथ, बट अभी नहीं करती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो हम अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा लोड जो स्लैब का, बीम का जो आता था पहले स्लैब मतलब वॉल के ऊपर, वो अब नहीं आता है वॉल के ऊपर, डायरेक्टली वो बीम के ऊपर आता है स्लैब का लोड, और बीम उसको ट्रांसफ़र कर देती है कॉलम में, और कॉलम अगेन जो बॉटम में बीम होगी उस पर ट्रांसफ़र करेगी, और उसके बाद बीम पे स्लैब का लोड भी आएगा, और बीम साथ में जो ऊपर से स्लैब का लोड आया है और कॉलम वगैरह का लोड आया उसको अगेन ट्रांसफ़र कर देगी बॉटम कॉलम पे। तो इस वे में ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। नाउ हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि एल्यूमिना को सिलिका को मिलाने से, इन सबको मिलाने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्यूमिना के बारे में। तो एल्यूमिना जो होता है वो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एवरी काइंड ऑफ क्ले का। जो गुड ब्रिक होती है उसमें जो एल्यूमिना का परसेंटेज होता है वो 20 से 30% होता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण ब्रिक में क्या मिलता है, हमको प्लास्टिसिटी मिलती है ब्रिक की जो ब्रिक अर्थ में जो प्लास्टिसिटी है वो मिलती है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, प्लास्टिसिटी मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आप समझाती हूँ मैं आपको। आप एक काम करो, एक तरफ बनाओ एल्यूमिना की ब्रिक और एक तरफ बनाओ सैंड की ब्रिक, तो आपने उन दोनों के लिए एक मोल्ड तैयार किया होगा। मोल्ड मतलब होता है सांचा, जिस शेप की आपको ब्रिक बनानी है उसकी बात कर रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, मोल्ड बोलते हैं। उस मोल्ड में आप 2 मोल्ड आपने तैयार करे, 2 मोल्ड में आप एक में डाल दो सैंड और वाटर का मिक्सचर और एक में आप डाल दो क्ले का मिक्सचर। थोड़े कुछ समय बाद आप आओ तो आपने जैसे ही मोल्ड को हटाया तो आपने देखा कि जो क्ले वाली ब्रिक थी उसने मोल्ड का जैसा शेप था, मोल्ड का रेक्टेंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर, जो भी शेप था उसने वो शेप ले लिया। वैसे ट्रायंगुलर शेप की ब्रिक होती नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, तो जो उसने शेप दिया था वो शेप उस ब्रिक ने ले लिया। लेकिन जो सैंड और वाटर वाला पेस्ट था उसने ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि सैंड को बाइंड करने के लिए ही पहले हमें बाइंडिंग मटेरियल ज़रूरत है, लेकिन हमने उसमें कोई बाइंडिंग एजेंट डाला ही नहीं, इसलिए वो मोल्ड का शेप नहीं ले पाया। समझ में आई बात। तो जो एल्यूमिना होता है वो क्या इम्पार्ट करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है अर्थ पे,
जिसके कारण हमको जिस शेप में ब्रिक को मोल्ड करना है उस शेप में हम ब्रिक को मोल्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइम। लाइम मतलब क्या होता है? चूना होता है लाइम मतलब। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप लाइम को ब्रिक में मिला रहे हैं तो आपको उसको एकदम पाउडर्ड फॉर्म में मिलाना है। अगर पिन के जो हेड है उसके बराबर भी मोटा टिंट लाइम का अगर सीमेंट में मतलब उसमें जो भी कम इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं ब्रिक बनाने के लिए, अगर उसमें पिन हेडेड बराबर भी लाइम उसमें डाल दिया जाता है तो वो क्या करने लगता है? ब्रिक में फ्लेकिंग करने लगता है। इसका मतलब क्या होता है? जो ब्रिक है उसका जिस मटेरियल से ब्रिक बना हुआ है वो मटेरियल क्या होने लगेगा? झड़ने लगेगा। वो मटेरियल सरफेस के ऊपर वो क्या करने लगेगा? झड़ने लगेगा वो मटेरियल। ठीक है, तो ये था लाइम। तो इसलिए आप जब भी लाइम मिला रहे हैं तो आप पहले तो याद रखें कि उसकी जो रेंज है वो 5 से 6% ही हो। दूसरी बात ये है कि उसमें फ्लैकिंग नहीं होना चाहिए। फ्लैकिंग पॉसिबल कब नहीं है? कब फ्लैकिंग नहीं होगी? फ्लैकिंग जब नहीं होगी जब आपने लाइम की क्वांटिटी प्रॉपर मेजर्ड करके ही यूज़ की है। नाउ नेक्स्ट इज सिलिका। सिलिका क्या होता है भाई? सिलिका होता है सैंड, है ना। और सैंड की मात्रा हमको ब्रिक में कितनी लेनी है? 50 से 60% हमको सैंड की मात्रा ब्रिक में लेनी है। ठीक है, और सैंड ब्रिक में आने से क्या होता है? सैंड जो होता है ब्रिक में आने से क्या होता है? सैंड वो क्या प्रिवेंट करता है? क्रैकिंग से, श्रिंकेज से, वार्पिंग से, इन सब चीज़ों से कौन प्रिवेंट करता है? सिलिका प्रिवेंट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या होता है? अबाउट 5% इज डिजायरेबल इन ए गुड ब्रिक अर्थ। इट हेल्प्स लाइम टू फ्यूज सैंड। It also imparts red color to brick. Excess of oxide of iron makes the brick dark blue or blackish. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है अगर उसमें अपन जो ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है उसके कारण हमारा जो ब्रिक अर्थ है उसकी वजह से जो हमको ब्रिक का कलर मिलता है वो कौन सा कलर मिलता है? चेरी रेड कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैंने आपको पहले भी समझाया था मैग्नीशिया 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो 1% से ज़्यादा होती है मैग्नीशिया तो उसके कारण डिके होने लगेगा और जो ब्रिक है वो सड़ने लगेगी। नेक्स्ट, उसमें मैग्नीशिया में मिलाने से ब्रिक में मैग्नीशिया मिलाने से ब्रिक में जो आपकी ब्रिक है जब उसको आप टू पार्ट्स में ब्रेक करोगे, नॉट इक्वल टू पार्ट्स में उसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको सन रेस के अंडर में वो जो है वहाँ पे येलो टिंट नज़र आएगा। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ पे कर मतलब जो स्ट्रेंथ है उसके साथ साथ स्ट्रेंथ पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, श्रिंकेज वगैरह पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट फिर भी ये बोला गया है उसकी जो श्रिंकेज होती है वो क्या हो जाती है? ब्रिक की कम करने लग जाते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। नाउ नेक्स्ट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। अब अपन को पढ़ना है कि कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं ब्रिक अर्थ में। पहला होता है लाइम, जो कि मैडम ने जो अभी अपन ने जो लाइम पढ़ा है वो जो कि मैंने अभी आपको तुरंत समझा दिया है लाइम क्या होता है और लाइम से क्या हमको इफ़ेक्ट होता है ब्रिक बनाने में। तो ब्रिक बनाने में अगर लाइम को हमने प्रॉपर रेंज में नहीं यूज़ किया और उसको हमने एकदम पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? लाइम में फ्लैकिंग होने लग जाएगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स क्या होता है? आर प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ बिकॉज ब्रिक आर क्रिस्टलाइज्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग बर्निंग।
ठीक है, तो आयरन पायराइड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एल्कलीज, दीज आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ सोडा एंड पोटैश। तो जो आपको जो एल्कलीज मिलती हैं वो किस फॉर्म में मिलती हैं? हमको दो फॉर्म में मिलती हैं, सोडा एंड पोटैश के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट इज पेबल्स, द प्रेजेंट ऑफ पेबल्स और ग्रिट of any kind is undesirable in brick earth, so it will not allow the clay to mix uniformly and thoroughly, which will result in weak and porous material, porous brick। ठीक है, तो ये पेबल्स हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन ब्रिक makes the brick porous, resulting in low density and weaker bricks। Now moving toward next slide, that is quality of good bricks। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? द ब्रिक शुड बी टेबल मोल्डेड, वेल वर्न्ड इन किल्न, कॉपर कलर फ्री फ्रॉम क्रैक एंड विथ शार्प एज एंड स्क्वायर वेज। नाउ क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक में सेकेंड पॉइंट है, द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म शेप एंड शुड बी स्टैंडर्ड साइज। द ब्रिक शुड गिव ए क्लियर मैग्नेटिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद वन अनदर। अगर हम ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर स्टक करते हैं तो मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है? द ब्रिक when broken or fractured should show a bright homogeneous and the brick should give a clear metallic ringing sound when stuck with each other। okay, now next point is the brick when broken or fractured should show a bright homogeneous and uniform compact structure free from voids। The brick should be sufficiently hard, no impression should be left on brick surface when it is scratched with finger nails। तो समझ में तो हमको आसानी से आ रही है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। The brick should not break into pieces when dropped flat or hard ground फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। अगर आप 1 मीटर हाइट से ब्रिक को ब्रिक को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं तो ब्रिक क्या होगी? फेल नहीं होगी, क्रैक नहीं पड़ेंगे उसमें। नेक्स्ट, द ब्रिक व्हेन सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड not show deposits of white salts when allowed to dry in shade। तो इसमें अपन टेस्ट एक्चुअली चेक करते हैं इफ्लोरेसेंस इफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रिक होती है उसमें पहले से ही अर्थ में बहुत सारे टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके कारण जब हम साइड पर हमारी जो ब्रिक आती है तो क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, तो जितना उसको सोक करना है वाटर वो सोक कर ले। उसके बाद जैसे ही हम उसको ब्रिक को जैसे ही वो एवोपरेशन होता है उसका वाटर का जो ब्रिक के ऊपर है, तो क्या होता है उसके कारण जैसे ही एवोपरेशन होता है तो सॉल्ट तो अंदर से बाहर आ जाती है ब्रिक के सरफेस के ऊपर और वाटर एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये उसने इफ्लोरेसेंस के बारे में थोड़ा सा बताया है, वो अपन और टेस्ट में क्लियर करेंगे। आगे जब हम ब्रिक के टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम आगे ये वाला डाउट क्लियर कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज साइज एंड वेट ऑफ ब्रिक इन इंडिया। तो इन इंडिया में जो स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का हमने यूज़ किया है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है। नॉर्मल साइज विथ मोटार इज़ 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। द कॉमनली यूज्ड या कॉमनली अडॉप्टेड नॉमिनल साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक इज़ 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। इट इज़ फाउंड एट
The weight of 1 meter cube of brick earth is about 1800 kg. Hence, the average weight of brick will be about 3 to 3.5 kg. तो बस इसने इतनी सी बात बताई है कि जो मिनिमम अगर अपन स्ट्रेंथ की बात भी करें तो ब्रिक में कितनी होनी चाहिए, 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक. तो जो ब्रिक जो होता है वो 2 टाइप से क्लासीफाई होता है, अनबर्न्ड ब्रिक और बर्न्ड ब्रिक्स. तो अनबर्न्ड ब्रिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं. उनको हम ड्राइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग. दीज ब्रिक कैन ओनली be used in the construction of temporary and cheap structures. Such brick should not be placed at places exposed to heavy rain. अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बर्न ब्रिक्स. बर्न ब्रिक्स क्या होती हैं, ये 4 टाइप की होती हैं. फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक को अपन आमा ब्रिक्स बोलते हैं एंड फोर्थ क्लास ब्रिक को अपन जामा ब्रिक्स बोलते हैं. तो 4 टाइप्स की ये क्या होती हैं, आपकी बर्न ब्रिक्स होती हैं. तो बर्न ब्रिक्स को बर्न ब्रिक्स क्यों बोला जाता है, जो बर्न ब्रिक्स होती हैं, क्योंकि इसको अपन सन ड्राइड में ड्राई करने के बाद ब्रिक्स को अपन क्या करते हैं, इनको अपन बर्न करते हैं टेम्पररी और फिर परमानेंट स्ट्रक्चर में. ठीक है, और उसके बाद अपन को जो ब्रिक मिलती है वो हाई स्ट्रेंथ की और कलर की यूनिफॉर्म चेरी रेड कलर की ब्रिक्स आपको मिलती है. अब नेक्स्ट एक एक करके हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होती है, सेकंड क्लास ब्रिक क्या होती है, थर्ड फोर्थ क्या होती है. तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक आपकी होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक में सबसे पहले जो मेटालिक रिंगिंग साउंड होता है, जब आप 2 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टक करते हो तो मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए. अगर 1 मीटर हाइट से आप ब्रिक को फ्री फॉल कराते हो तो ब्रिक 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट उसके बाद आपकी बात होती है कि उसके शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स होने चाहिए ब्रिक के. ठीक है, ब्रिक में बिल्कुल भी क्रैक्स डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बताया कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन अपन ने मार्क कर ही लिया था. नेक्स्ट उसमें होता है आपका चेरी रेड कलर. जो ब्रिक का जो कलर होता है वो चेरी रेड कलर, आपका ब्रिक का चेरी रेड कलर होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज. सेकंड क्लास ब्रिक में भी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस इतना चेंज हो जाता है कि सेकंड क्लास ब्रिक में आपको हेयर लाइक क्रैक्स दिखने नज़र आ जाते हैं. हेयर लाइक क्रैक्स, क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक में तो कोई क्रैक नहीं होते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक में हेयर लाइक क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, और सेकंड क्लास ब्रिक में जो मोटार होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है और इसको अपन डैम, ब्रिज, पियर्स एंड अबटमेंट्स में यूज़ करते हैं. एंड ये जो आपका सेकंड क्लास ब्रिक होता है. थर्ड क्लास ब्रिक को अपन आमा ब्रिक्स भी बोलते हैं और इसमें जो आपका क्राइटेरिया है फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, 22.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वाटर का एब्जॉर्प्शन 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट उन्होंने ये बताया है कि जो थर्ड क्लास ब्रिक होती हैं वो सॉफ्ट ब्रिक्स होती हैं, उसको इधर उधर अपन यूज़ कर सकते हैं. बट जो जामा ब्रिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिक्स होती हैं. उसको अपन बोल सकते हैं कि जामा ब्रिक्स जो होती हैं डिफॉर्म्ड शेप साइज़ ऑफ रोड मेटल्स में हम इनको यूज़ करते हैं, फाउंडेशन कंक्रीट में इनको यूज़ करते हैं अपन. तो इस वे में अपन जामा ब्रिक्स का यूज़ करते हैं. यूजेस ऑफ ब्रिक. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्रिक. ब्रिक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन. ब्रिक्स आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन पर्पस. हियर सम मेन यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रिक आर गिवन बिलो. सभी को पता है सिविल इंजीनियरिंग वर्क में ब्रिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है. ये जो ब्रिक है ये आर्टिफिशियल स्टोन है. ब्रिक आपका आर्टिफिशियल स्टोन है. इसका ये जो ब्रिक है ये अल्टरनेटिव है स्टोन का कंस्ट्रक्शन पर्पस में. ठीक है,
जो इसके मेन यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट यूज़ इसका हमको सबको पता है, हमने देखा भी है कि बिल्डिंग में इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं अपन। बिल्डिंग में इसका अपन मेनली यूज़ करते हैं वॉल्स बनाने में। जो वॉल कंस्ट्रक्शन होती है, मैसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में हम इसका वहाँ पर वॉल कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। वॉल बनाने में अपन ब्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टोन का भी यूज़ होता है, बट अपन इसमें एक फेस आ जाता है कि अगर स्टोन हमको ईज़िली अवेलेबल नहीं है कहीं पे और ब्रिक ईज़िली अवेलेबल है तो हम ब्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रिक लाइट वेटेड होती है, ठीक है। इसलिए हम जिससे ब्रिक को यूज़ करने से डेड लोड, ओवरऑल डेड लोड होता है बिल्डिंग का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और आपको ऐसे बताया भी था मैंने अभी आपको इस लेक्चर में कि ब्रिक जो हम यूज़ करते हैं एज ए वॉल बनाने में यूज़ करते हैं, मैसनरी वॉल में, तो अभी एट प्रेजेंट हम इसमें लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स नहीं, लोड बियरिंग वॉल नहीं बनाते हैं। जब लोड बियरिंग वॉल नहीं बना रहे हैं तो हमको इतनी हैवी ब्रिक्स देने की ज़रूरत क्या है, तो हमको वहाँ पे स्टोन प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ कर्टन का फॉर्म हम पार्टीशन के लिए यूज़ करते हैं। ब्रिक्स को जो बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, रूम्स के सेपरेशन के लिए, पार्टीशंस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो जो ब्रिक होती है वो कर्टन की तरह होती है, एज अ कर्टन वॉल। तो उन पे आपका जो ऊपर का जो लोड आता है, स्ट्रक्चरल लोड आता है, जैसे कि ऊपर के फ्लोर्स की स्लैब, बीम, कॉलम, उनका लोड ब्रिक पे नहीं आता है। ये अलग से एज अ पार्टीशन वॉल्स बनाई जाती हैं और एज अ कर्टन की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूज़ हो गया। सेकंड, अपन फ्लोरिंग में भी यूज़ करते हैं। देखा होगा कि लोग उसको जो गैरेज वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ब्रिक का यूज़ करते हैं एज ए फ्लोरिंग में, ठीक है। गार्डन्स वगैरह में भी फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, सबने देखा होगा। फिर उसके बाद जो बाउंड्रीज़ होती हैं गार्डन वगैरह की, उसमें यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम प्लांटिंग करते हैं वहाँ पे हम ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर में। फिर जो आर्चेज़ होते हैं, आर्चेज़ एंड कॉर्नाइजेस होते हैं, जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी अपन ब्रिक का यूज़ करते हैं। और आर्चेज़ जो होते हैं आपके, आर्चेज़ आपने देखा होगा हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह में, या जिसका बहुत पुराना घर है तो कभी किसी ने देखा होगा, जो कॉलम होती है, दो कॉलम्स के बीच में जो बीम होती है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, वो कर्व होती है, तो उसको अपन आर्च बोलते हैं। तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब आर्चेज़ में हम ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक क्या होती है, आर्चेज़ में हमको कैसी स्टोन का यूज़ करना है, जो लाइट वेटेड है, ठीक है। तो स्टोन्स का भी यूज़ करते हैं, लाइट वेट स्टोन का। जहाँ स्टोन अपन को इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पे हम ब्रिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसको हम रिटेनिंग वॉल में यूज़ करते हैं। रिटेनिंग जो अर्थ रिटेनिंग वॉल या फिर वाटर रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, वहाँ पर पिचिंग में यूज़ करा जाता है। जहाँ पे नदी के किनारे पे जो पानी होता है, वो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। पिचिंग, स्टोन पिचिंग क्या होती है कि वो जो वाटर होता है वो पूरी सॉइल को मतलब रिवर में बहा के लेके जाने की कोशिश करता है, बट हम वहाँ पे अगर स्टोन यूज़ कर लेते हैं बाउंड्रीज़ में, तो जो सॉइल रहती है, वो जो बाउंड्री की सॉइल रहती है, वो रिवर में नहीं आ पाती है, तो हम वहाँ स्टोन पिचिंग वगैरह करते हैं। रिटेनिंग वॉल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर और सॉइल को रिटेन करने के लिए। फिर उन्होंने एक बताया मेकिंग खोआ मतलब क्या होता है कि हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट में एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ एग्रीगेट्स, स्टोन एग्रीगेट्स, वी कैन यूज़ ब्रिक एग्रीगेट्स, तो वहाँ उसको बनाने में हम यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर जो खोआ मैं बता रही हूँ, ज़्यादातर इस एरिया में एमपी साइड में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जब आप अगर इसको कोई दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये जो होता है, जैसे अपन सैंड यूज़ करते हैं, वो सैंड यूज़ ना करके जो ब्रिक होता है, ब्रिक का ही फाइन एग्रीगेट बनाते हैं और उसी को एज अ कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और वो अगर और कहीं से ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो उनको इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, उनको जो है खर्चा उनका जो है कंस्ट्रक्शन का वो बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो इसलिए अपन वहाँ पे जहाँ पे जो अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे जो उनको अवेलेबल है उसी से ही वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ सुर्की। सुर्की मीन्स सुर्की मतलब अब क्या होता है आपका कि जो
ब्रिक होता है उसका जो फाइन पाउडर्ड होता है उसको अपन सुर्की बोलते हैं, फाइन या फिर कोर्स में तो अपन उसको उसमें उसकी तरह यूज़ करते हैं। पाउडर्ड ब्रिक जो होती है टू बी यूज्ड इन लाइम प्लास्टर एंड लाइम कंक्रीट, इन दोनों में हम सुर्की का यूज़ करते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं एस्थेटिक अपीयरेंस में, आजकल फेस वर्क में इसका यूज़ कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, इसका फेस वर्क में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में यूज़ करते हैं अपन ब्रिक को, फाउंडेशन में जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लोड जो 4th क्लास ब्रिक होती है उसका फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, रोड मेटल्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन ब्रिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है पहले से ज़्यादा। मतलब अगर अपन को फाउंडेशन वगैरह में यूज़ करना है, रोड पर्पस के लिए यूज़ करना है, बिल्डिंग में जो जहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हमको देखना है तो वहाँ 4th क्लास का यूज़ करते हैं, क्योंकि 4th क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इनको हम जामा ब्रिक्स बोलते हैं, भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इन कंपेरिजन टू फर्स्ट क्लास ब्रिक उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है 4th क्लास ब्रिक की, ठीक है। तो इस वे में हमने यूजेस ऑफ ब्रिक्स कंप्लीट किए। अब आप इनमें नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट ऑफ ब्रिक और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक पढ़ेंगे। तो तब तक ये वीडियो को आप अच्छे से समझ लें, देख लें, उसके बाद ही हम अगर नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।